Hello friends, welcome to my channel. In our previous class, we will discuss about chapter 2 microorganism and we have to and we are completing cleaning the environment. Today we will start we are completing sewage treatment. Today we will start importance in human health. Many microorganisms present in the alimentary canal of some animals, like cows, help in digestion and absorption of food. The bacteria present in our large intestine help in the bowel movement. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं कुछ एनिमल्स के, जो कि जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया काऊ के एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं और वो डाइजेशन और फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, यानी कि पाचन प्रतिक्रिया में और एब्जॉर्प्शन में फूड को हेल्प करते हैं। और जो कुछ बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो बॉवल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। Microorganisms are also used in production of antibiotics. Microorganisms को हम लोग एंटीबायोटिक्स के रूप में भी एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? आप लोग जानिए कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल microorganisms by affecting their life processes. अब एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या होता है कि जो एक केमिकल है जो कि इनहिबिट कर देता है हम लोग के बॉडी के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट कर देना मतलब रोकना, उसको रोक देता है, उसको वहीं पर ख़त्म कर देगा जो कि हम लोग के जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया हो गए। सो लेट्स मूव ऑन। फॉर एग्जांपल, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस, पेनिसिलियम नोटाटियम। पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है जो कि फंगस से ऑब्टेन्ड है और उसको हम लोग पेनिसिलियम नोटाटियम कहते हैं। स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन are some antibiotics obtained from fungi and bacteria. जो ये स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक्स है ये फंगी और बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड है। अब हम लोग आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। एंटीबायोटिक्स आर extremely effective in our treatment of various microbial infectious disease like tuberculosis and cholera. अभी यह बोल रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इन्फेक्शंस या डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा की। However, antibiotics should be taken only the advice of qualified doctor. एंटीबायोटिक जो है हम लोग को डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लेना चाहिए। डॉक्टर से अगर हम लोग को अगर कोई डिजीज़ नहीं है और हम लोग एंटीबायोटिक ले लेते तब भी वो हम लोग के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हम लोग प्रिस्क्राइब डॉक्टर से एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। और जो डॉक्टर ने कोर्स दिया है और आपका कोर्स बाकी और आपको लगे कि आप ठीक हो चुके हैं और आपने अगर कोर्स करना छोड़ दिया हो तो फिर वो जो डिजीज़ हुआ था या फिर हम कह सकते जो इन्फेक्शन हुआ है वो
ख़त्म नहीं हुआ, मतलब वो दोबारा बॉडी में आने का चांस है। इसलिए जो जितना डॉक्टर हमें कोर्स करते हैं उसे हमें पूरा कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि मतलब उसको जड़ से हटा देना चाहिए। अगर हम लोग उसको बीच ही में छोड़ देंगे तो फिर वो जो जो डिजीज़ है वो बाद में भी होने का चांस है। इसलिए हम लोग को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। मतलब वो एंटीबायोटिक्स जो है वो कुछ कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया को भी हम लोग के बॉडी में उसका ग्रोथ को रोक देता है। When microorganisms like bacteria and viruses enter our body, they recognize by special blood cells. They get these cells get stimulated to produce antibodies. अब यहाँ पर देखिए अब क्या बोल रहा है कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, ये हम लोग के बॉडी पर इंटर करते हैं जब, तो हम लोग का बॉडी जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल से रिकॉग्नाइज करता है, जो कि जो सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़। और वो अगर हम लोग के मतलब जो डिजीज़ अगर हम लोगों को कोई हो तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करता है, वो उस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वहीं पर ख़त्म कर देता है। अब क्या होता है कि अगर वही सेम डिजीज़ हम लोग के बॉडी पे हो तो वो उसको उतना टाइम नहीं लेगा, क्योंकि जितना पहले लिया था उसको कि उस डिजीज़ को हटाने में उससे कम टाइम लेगा, जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। अगर हम लोग का इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तब मतलब जो भी डिजीज़ या बैक्टीरिया इन्फेक्शंस हो, मतलब जो इन्फेक्शंस होगा हम लोग को वो नहीं मतलब वो नहीं उसका वो नहीं हो पाएगा। और हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो होगा तो मतलब वो उसको इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगा तो वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, मतलब तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब इम्यूनिटी हम लोग का कैसे स्ट्रांग होता है? इम्यूनिटी तो हम लोग का पौष्टिक खाना खा के, फ्रूट से, ग्रीन वेजिटेबल मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स से ही नहीं होता, फ्रूट वेजिटेबल से भी होता है इम्यूनिटी स्ट्रांग। और इम्यूनिटी जो है वो वैक्सीनेशन के थ्रू भी होता है। वैक्सीनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट वे है उसका, जिससे इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। वैक्सीन भी इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो डिजीज़ है वो मतलब जिससे डिजीज़ को वो डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, कोई भी डिजीज़ को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। वैक्सीनेशन को हम लोग इनोकुलेशन और ओरली भी ले सकते हैं। सो आई होप आपको इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन। Do you know Edward Jenner was an English doctor who pioneered the vaccine process. Jenner's discovery in 1796 in a collision with the cowpox gave immunity to smallpox was an immense medical breakthrough and saved countless lives. Smallpox has now been eradicated from the world. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एडवर्ड जेनर एक इंग्लिश डॉक्टर है जो कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को लाए थे, मतलब जिन्होंने जेनर्स ने 1796 में डिस्कवरी किया था इसका, जिसमें क्या है स्मॉल पॉक्स जो है वो काउ पॉक्स वो एक मेडिकल ब्रेक थ्रू से सेफ्ड के कारण बहुत सारे जितना भी लोग हैं उनका लाइफ बचा था। और अब जब ये स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड में होता है तो इसका वैक्सीनेशन है अब मतलब ये वर्ल्ड में नहीं होता है। अगर वैक्सीनेशन हम लोग करवा ले तो हम लोग का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे तो ये इस टाइप की डिजीज़ नहीं होती। सो लेट्स मूव ऑन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। हम लोग इतना तो देख लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन तरह से हम लोग का फ्रेंड है। अब हम लोग को पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोग के एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन।
Some bacteria and blue-green algae, cyanobacteria, are able to fix for use of plants atmospheric nitrogen into usable forms of salts of nitrogen. They are called biological nitrogen fixers. कुछ बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर सॉइल में फिक्स करते हैं, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं. और वो जो सॉइल में फिक्स करते हैं वो प्लांट के ग्रोथ में बहुत हेल्प होता है. वहाँ पर अगर कोई प्लांट हो तो उसके ग्रोथ में बहुत हेल्प होता है. यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया, वो लेगुमिनस प्लांट के रूट नॉडल्स में रहकर सॉइल को मतलब सॉइल में नाइट्रोजन देता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ में बहुत हेल्प होता है. और वो साइम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है. नेक्स्ट, used in energy fuel production. Many organisms produce ethanol by fermentation of sugars and produce methane in the biogas reactors. Both ethanol and methane are used as fuel for production of energy. इसमें कहा जा रहा है कि जो शुगर का फर्मेंटेशन से जो इथेनॉल और मीथेन प्रोड्यूस होता है बायोगैस रिएक्टर से, वो दोनों बोथ इथेनॉल एंड मीथेन दोनों फ्यूल के रूप में काम आता है, जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. इन नेक्स्ट, दे आर क्लीनिंग द environment. When a plant and animal dies, it leaves behind nutrients and energy in its organic matter, and decomposes convert all the organic matter into carbon dioxide and nutrients. These nutrients become a part of a soil, and when we grow a plant on this, when we grow a plant, this helps in the when we grow a plant, this helps in the growth of this will help in the growth of a plant. क्या बोल रहे, जब भी कोई प्लांट और एनिमल डाई करता है यानी मरता है, तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स को छोड़ देता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर में रहता है, जो कि डिकम्पोजर्स क्या कहते हैं, सारे ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स में. अब वो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स में जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, वो एक सॉइल का पार्ट हो जाता है, जिससे कि अगर हम उस जगह पर दूसरा कोई पेड़ लगाए तो उसके ग्रोथ में बहुत काम आता है. और इस प्रोसेस को और इसमें बैक्टीरिया और फंगी को कॉमन डिकम्पोजर्स माना गया है, क्योंकि वही उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको सॉइल का एक पार्ट बना देता है उस न्यूट्रिएंट्स को, जो कि प्लांट और एनिमल्स में होता है. हम लोग इतना तो देखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हम एज आवर फ्रेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली विथ मैनी वेज in uses of food like cheese and curd formation, in fermentation of bakery, in alcoholic beverages, in agriculture, in fuel, in sewage treatment, in cleaning the environment, in agriculture. Many microorganisms help us in many ways. They are friendly in many ways. But the next topic is microorganism the force. अब क्या है, हम लोग देख लिए कि माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स कैसे हैं इससे पहले वाले वीडियो में, और जिन्होंने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो सब्सक्राइब करके देख सकते हैं मेरा पहला वाला वीडियो. तो अब हम लोग देखेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म द फ्रेंड्स एंड फोर्स. माइक्रोऑर्गेनिज्म किस तरह से हम लोग के फ्रेंड है और फोर्स है. फ्रेंड तो हम लोग पढ़ लिए,
नाउ वी डिस्कस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोर्स। किस तरह से फोर्स मीन्स दुश्मन, शत्रु है, हम लोग के हार्मफुल है हम लोग के बॉडी के लिए, हम लोग को हार्म कैसे पहुंचा सकते हैं, नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोर्स। Some microorganisms are harmful in different ways. They cause such diseases human beings. Such disease causing organisms are known as pathogens. Pathogens क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ डिजीज काउज करते हैं, बहुत सारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग को हार्म पहुंचाते हैं और और वो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में हार्म पहुंचाते हैं और वो कुछ डिजीज काउज करते हैं हम लोग के बॉडी में घुसकर, प्लांट्स में रहकर, जिसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। So we can say that such disease causing organisms are known as pathogens, जो हम लोग के डिजीज काउज करते हैं, हम लोग के ऑर्गेनिज्म में डिजीज काउज करते हैं, उसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। And next, some microorganisms grow in leather and cloth and have an adversely effect on their quality. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लेदर और क्लॉथ में ग्रो करते हैं, कपड़ा में। आप लोग देखते हैं कि आप लोग का कपड़ा का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, तो वो इसी बैक्टीरिया से होता है, मतलब कि वो क्या करते हैं, उस एडवर्स इफेक्ट करते हैं हम लोग के कपड़ों में रहकर, कुछ वो अपना एडवर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग के कपड़ा का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, वो पहनने लायक नहीं रहता है, और ये भी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया भी मैंने बताया था कि वो एक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो क्या करते हैं, वो कुछ फूड पार्टिकल्स यानी खाना में मतलब कि खाना में बैठ जाते हैं, और जब वो खाना को हम लोग खाते हैं तो वो खाना हम लोग के, मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग की टीथ में कुछ खाना फंस जाता है ना, तो वो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं वो हम लोग के टूथ एनिमल को कॉरोड कर देता है, जिससे हम लोग के दांत में कैविटीज होता है। तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग को ब्रश ट्वाइस अ डे करना चाहिए, क्योंकि अभी कि हम लोग के दांत खराब ना हो, हम लोग के तो टीथ में कैविटीज ना हो, इसीलिए। सो लेट्स मूव ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजिंग डिजीज। इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाटर बॉडीज़ में होते हैं, जिससे कि और ऑक्सीजन का लेवल को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि और भी जो वाटर बॉडीज़ में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कोई एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, तो उन्हें बहुत हार्म पहुंचता है, उनके लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। वो एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेता है उसी का लेवल को डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजिंग डिजीज इन ह्यूमन्स। अब हम लोग इतना तो पढ़ लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हम लोग के दुश्मन हैं, और अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन्स में कैसे डिजीज़ काउज करते हैं, हम इंसान में कैसे अपने डिजीज़ को फैलाते हैं, काउज करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी आर कम इन कॉन्टैक्ट
with many microorganisms. Some of these have undesirable effect on our body. They invade our body and multiply inside it. अब क्या बोल रहा है कि हम लोग अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में रहते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दे इन्वेड आवर बॉडी एंड मल्टीप्लाई इनसाइड इट. वो हम लोग के बॉडी में रहते हैं और मल्टीप्लाई इनसाइड इट, हम लोग के बॉडी में बढ़ते जाते हैं. यानी 2, फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं. और हार्मफुल और एक हार्मफुल मटेरियल प्रोड्यूस करते, रिलीज़ करते, जिसको हम लोग टॉक्सिन्स कहते हैं. और ये टॉक्सिन हम लोग के बॉडी में बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है. ये टॉक्सिन जो है हम लोग के बॉडी में डिजीज़ काउज करता है. यही टॉक्सिन जो हम हार्मफुल मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, यही टॉक्सिन हम लोग के बॉडी में डिजीज़ काउज करता है. बहुत हार्मफुल होता है हम लोग के लिए, हम लोग के बॉडी को एडवर्स इफ़ेक्ट करता है. और जो डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में काउज होता है, मतलब एक जो डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है. स्प्रेड मीन्स फैलता है. स्प्रेड मीन्स फैलता है. तो वो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं उसको हम लोग. जो मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको डिजीज़ है और वो अगर स्नीज या कफ करते हैं या फिर और भी कई तरीका है जिससे उसको जब वो दूसरा आदमी उसको इनहेल कर लेता है तो उसको भी वो डिजीज़ काउज हो सकता है, जिसको कि हम लोग उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. और वी कैन से दैट disease caused when infected person to a healthy person are called a communicable disease. कम्युनिकेबल डिजीज़ किससे फैलता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ एयर से फैलता है, वाटर से, फूड से, फिजिकल कांटेक्ट, इंसेक्ट से फैलता है. अब देखिए क्या है, एयर से कैसे फैलता है. एयर से भी फैलता है. जैसे कि अगर हम लोग छींकते हैं या खांसते हैं, स्नीज और कफ करते हैं, तो वो जो जर्म्स का पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में मतलब एटमॉस्फेयर पे वो रह जाता है, जिससे कि एटमॉस्फेयर पे रह जाता है, जिससे वो एटमॉस्फेयर पे फैल जाता है. जिससे क्या होता है कि जितना भी मतलब जो अगर कोई हेल्दी पर्सन हो वो उसको इनहेल कर ले मीन्स अपने अंदर ले ले, तो उसको भी वो डिजीज़ हो सकते हैं. उसको भी वो वैसा डिजीज़ हो सकता है. वो डिजीज़ वाटर से होता है, वाटर से भी होता है, फूड से भी होता है, फिजिकल कांटेक्ट से भी होता है और इंसेक्ट से भी होता है. डिजीज़ जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस और पिनोमिया जो होता है, अगर कोई पेशेंट को हो तो जब वो छींकता या खांसता है तो उससे भी वो डिजीज़ हो जाती है. मतलब जब वो छींकता है खांसता है तो जो जर्म्स पार्टिकल है वो एटमॉस्फेयर पे हो जाते हैं. और वो अगर कोई हेल्दी पर्सन वो उसको इनहेल कर ले, उसको अपने अंदर ले ले तो उसको भी वो डिजीज़ हो जाता है. उसको भी वो डिजीज़ हो जाता है. द कंज्यूम्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड कैन रिजल्ट इन डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस. अब यहाँ क्या बोल रहा है कि कंज्यूमशन जो कंटेमिनेटेड फूड्स मीन्स गंदा खाना को हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग खा लेते हैं, उससे भी डिजीज़ फैलता है. जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जो होता है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, उसके काटने से होता है. एडिस मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है. प्लेग्यू रैट के काटने से, रैट फ्ली से होता है प्लेग्यू. Diseases like common cold and conjunctivitis can spread direct or indirect contact with the patient. Disease जैसे कि कॉमन कोल्ड और कंजक्टिविटीज़ जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट अगर किसी पेशेंट को हो तो उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी हम लोग को वो हो सकता है डिजीज़. उसी से मतलब वो डिजीज़ स्प्रेड होता है. सो लेट्स मूव ऑन. इन नेक्स्ट they are given a table in which
इन्फेक्टियस डिजीज काउज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सा डिजीज को काउज करता है? बैक्टीरिया जो है वो ट्यूबरकुलोसिस और डायप्थीरिया, कॉलेरा, टेटनस और टाइफाइड को काउज करता है। मतलब कि उससे ये सब हो सकता है बैक्टीरिया से, वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्स, चिकन पॉक्स, एड और पोलियो हो सकता है। फंगी से रिंगवर्म और एथलीट्स फूड हो सकता है। और प्रोटोजुआ से मलेरिया, एमोबिक, डायसेंट्री और स्लीपिंग सिकनेस का डिजीज हो सकता है। अब मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मोड्स मीन्स किन तरह से वो फैल सकता है। ईयर से फैल सकता है। ईयर से क्या होगा, अगर कोई इसने मैंने आपको पहले बता चुका है कि ईयर से जब कोई खांसता है या छींकता है तो जर्म्स पार्टिकल्स जो होता है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जर्म पार्टिकल्स जो होता है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के थ्रू एटमॉस्फेयर पे चला जाता है। और जब कोई हेल्दी पर्सन उसको रिलीज़ कर ले, आई मीन उसको इनहेल कर ले तो उससे ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू हो सकता है। वाटर, अगर गंदा कोई पानी पी ले तो उसको टाइफाइड, एमोबिक, डायसेंट्री, कॉलेरा हो सकता है। सॉइल कंटेमिनेटेड मीन्स इम्प्योर। कंटेमिनेटेड मीन्स क्या है यहाँ पर? इम्प्योर मीन्स गंदा पानी कोई पी ले या फिर गंदा खाना खा ले तो उसको टाइफाइड, एमोबिक, डायसेंट्री और कॉलेरा जैसी डिजीज हो सकती है। गंदा। सो लेट्स मूव ऑन। सॉइल जो होता है, जो हम लोग खाना सॉइल के मतलब अंडरग्राउंड, मतलब जो वेजिटेबल सॉइल के अंदर होता है, जैसे कि होता है, या तो फिर सॉइल में ही, जैसे सॉइल में ही वो उगता है, तो वो उसको अगर हम लोग अपने प्रॉपरली वॉश ना करें, उसको अच्छा से ना धोए तो उससे टेटनस जैसी बीमारी हो सकती है। और ये भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाते समय अपने हाथ को धोना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। खाना खाने के बाद भी हम लोग को अच्छा से हैंड वॉश करना चाहिए। अगर कोई एनिमल को रैबिस और मलेरिया जैसी डिजीज़ है, वो हम लोग को जब उसको हम लोग छूते या फिर हम लोग उसको छूते या फिर वो हम लोग को काटता है तो वो स्प्रेड हो जाता है हम लोग को भी हो सकता है वो डिजीज़, रैबिस और मलेरिया। सो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो इंसेक्ट से भी डिजीज़ फैलता है। अगर कोई इंसेक्ट इन्फेक्टेड पीपल में जाके बैठ जाए, मतलब जिसको इन्फेक्शन है, उसको जिस आदमी को इन्फेक्शन है उसमें अगर उसके बॉडी में बैठ जाए, तो अगर वो, जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, अब वो बैठ जाए और फिर जो हेल्दी पर्सन की बॉडी में बैठ जाए तो उसको भी वो डिजीज़ हो सकता है। सो इंसेक्ट से भी होता है डिजीज़। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज का डिस्कशन यही ख़त्म होता है टुडे। सो today's discussion will be completed and I hope you liked my video and you subscribe my video also. Thank you.